आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल गैस के बारे में। देखा जाए सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। अच्छा, नेचुरल गैस कहा गया है कि ये हमारा फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नेचुरल गैस भी हमारा किससे बना होगा? वही डेड प्लांट एनिमल के बॉडी से बना होगा, जो कि लाखों लाखों साल करोड़ों करोड़ों साल जमीन के नीचे दफन रहा होगा और फिर उसको हमने गैस के रूप में इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा अच्छा, ये नेचुरल गैस ना इतना इजी क्यों है? इसलिए इजी है क्योंकि हम लोग इसको पाइप के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे फिर। व्हेन नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर इट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि CNG। ठीक है, यानी कि जब हम लोग अपने नेचुरल गैस को प्रेशर दे के उसको कंप्रेस कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि CNG। और ये वही CNG है जिस CNG के बदौलत आज हमारा गाड़ी, बड़े बड़े बस है ना, कुछ कुछ ऑटो भी चल रहे हैं। अब देखते हैं CNG वाले बस अब आ चुके हैं, CNG वाले ऑटो आ चुके हैं, तो वो बेसिकली हमारा इसी से चलता है। आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, यानी कि CNG का इस्तेमाल हम लोग पावर जनरेशन में करते हैं। पावर जनरेशन का सिंपल सा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, यानी कि बिजली बनाने के लिए भी हम लोग CNG का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। वही बात है जो हमने कहा कि आज के समय में CNG का इस्तेमाल हम लोग अपने व्हीकल में भी करते हैं, गाड़ियों में भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये पोल्यूशन बहुत कम क्रिएट करता है ना। अब कुछ सालों के बाद तो आप ये भी देखेंगे कि CNG को भी हटा दिया जाएगा। अब क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक वाला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला तो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करता, जरा सा भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस का अलग अलग प्रकार के केमिकल को, फर्टिलाइजर को, यानी कि खाद ये सब बनाने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। अच्छा, इसको ना क्लीनर फ्यूल कहा जाता है। मतलब क्यों? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल क्लीन है, साफ है, ज़रा सा भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, इसीलिए हम लोग इसको क्लीनर फ्यूल भी कह देते हैं। उसके बाद द ग्रेटर एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू, अपने घरों में जलाने के लिए या फिर फैक्ट्री में अपना बड़े बड़े चीज़ों को पिघलाने के लिए, या फिर कोई और अलग से कोई चीज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, है ना। यानी कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरों में कुछ चीज़ों को बनाने के लिए या फिर फैक्ट्री में अलग अलग चीज़ों के लिए। इसीलिए अभी आप देखते हैं कि हर घर घर क्या हो रहा है, पाइप बिछाया जा रहा है ना, CNG वाला, नेचुरल गैस वाला, वही चीज़ है। समझ रहे बात को? जिसको कि आप बिल्कुल डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू ही डायरेक्ट इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या जो आपके घर में LPG वाला गैस आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाला, जो सिलेंडर में बंद करके आता है, क्या उसको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद द पाइपलाइंस ऑफ नेचुरल गैस एग्जिस्ट इन वडोदरा। वडोदरा कहाँ है? गुजरात में है। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, यानी कि अभी तक हमारे फिलहाल इंडिया में नेचुरल गैस का जो पाइपलाइन है वो वडोदरा में है, दिल्ली में है और अदर प्लेसेस में भी है। लेकिन आज के समय में ये जो है ना हमारे बिहार में भी पहुंच चुका है ना। लगभग हर एक स्टेट में अब पाइप बिछाया जा रहा है ताकि हमारा घर घर जो है पाइपलाइन के थ्रू ही गैस पहुंचा दिया जाए। ठीक है, आगे। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास नेचुरल गैस का कोई भी कमी नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे आगे आने वाले समय में CNG वाला गाड़ी आपको बहुत दिखेंगे। CNG के बाद फिर हट के वो फिर इलेक्ट्रिक वाले बहुत आएंगे। यानी कि इंडिया में नेचुरल गैस का कोई कमी नहीं है, इसमें हम लोग बहुत ही आगे हैं। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा। यानी कि हमारे भारत में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे नेचुरल गैस बहुत बड़े लेवल पे पाया जाता है, जैसे त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। यानी कि इन सारे जगहों पर हमारे इंडिया में बड़े लेवल पर नेचुरल गैस पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचुरल गैस के बारे में कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलिए, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक बच रहा है चैप्टर के अंदर, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास हर रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है, कुछ ऐसे भी रिसोर्स हैं जो कि हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है।
मतलब कि उसको आप ख़त्म करेंगे, सॉरी इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, दोबारा आप उसको इस्तेमाल लगभग लाखों लाखों साल तक नहीं कर पाएंगे, लाखों साल करोड़ों साल बीत जाएंगे तब उसको आप इस्तेमाल कर पाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? जैसे मान लीजिए कि अभी आप अंधाधुंध पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करेंगे और मान लीजिए वो ख़त्म हो गया, तो क्या कल ही वो बन जाएगा? नहीं, उसको बनने में फिर कितने साल लगेंगे? लाखों लाखों साल लगते हैं, करोड़ों करोड़ों साल लगते हैं। हमने पढ़ाया आपको वो चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा, यानी कि कुछ हमारे पास ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि एग्जॉस्टिबल है, मतलब कि उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा और फिर उसको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं फिर। ठीक है, आगे फिर जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब का सब हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं। आगे इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स। तो जब एक बार ये खत्म हो जाएगा तो उसको बनने में क्या चाहिए हमको? डेड ऑर्गेनिज्म चाहिए पहली बात, यानी कि मरे हुए प्लांट और एनिमल चाहिए पहली बात। दूसरी बात, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सोचिए, तो आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स इंतजार करना पड़ेगा, तब तक तो हम लोग जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, है ना। हमारे 100-200 पूर्वज वंशज आगे बढ़ जाएंगे तब पर भी वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएगा इसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं, उसका इस्तेमाल कम से कम हम लोगों को संभल संभल के करना चाहिए। ठीक है, आगे बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और इन सब अलग अलग प्रकार के फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो पोल्यूशन ही हम लोग फैला रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि पोल्यूशन कहाँ से फैला रहे हैं हम लोग? इन्हीं सब चीज़ों से फैला रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से पोल्यूशन होता है, तो इन सभी का इस्तेमाल जो है थोड़ा सा हम लोगों को संभल संभल के करना चाहिए। उसके बाद देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है मालूम है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है सीधा सा इन्वायरमेंट में टेम्परेचर का बढ़ जाना, मतलब कि गर्मी हद से ज़्यादा लगने लगना। तो गर्मी कब बढ़ता है? जब आपके आजू बाजू पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग हमारा कहलाता है। आगे तो ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा मतलब है कि आपके आजू बाजू में, आपके इन्वायरमेंट में जब गर्मी आपको हद से ज़्यादा लगने लगे तो फिर हम लोग उसको कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया। और ग्लोबल वार्मिंग कब होता है मालूम है? जब इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कब बढ़ता है? जब इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ता है। इसका सीधा सा मतलब है हमारा जड़ कहाँ से जुड़ा हुआ है? पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। मतलब कि आप पोल्यूशन को कम कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका ग्लोबल वार्मिंग भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इट इज़ नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो यहाँ पे हम लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इन हर एक प्रकार के फ्यूल्स का इस्तेमाल हम लोगों को तब करना चाहिए जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, तब, नहीं तो फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, और उस समय पे इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमको बेनिफिट भी है। कैसे बेनिफिट है भाई? देखो, हमारा इन्वायरमेंट साफ सुथरा रहेगा पहली बात। दूसरी बात, हमारा ग्लोबल वार्मिंग उतना नहीं बढ़ेगा। तीसरी बात, ये लंबे समय तक बचे रहेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आप उसका इस्तेमाल संभल संभल के कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ये है कि वो लंबे समय तक टिकेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी कि PCRA एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, देयर टिप्स आर। अब देखो, यानी कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी कि PCRA। ये गवर्नमेंट के अंदर में आता है। ये क्या करता है? बेसिकली लोगों को बताता है कि आप गाड़ी चलाते वक्त डीजल और पेट्रोल का बचत आप कैसे करेंगे, है ना। वो क्या कहते हैं ज़रा इसके बारे में देख लो। कुछ टिप्स ये देते हैं हम लोगों को, जैसे ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो ये पहला कहते हैं कि भैया देखो, यदि आपको गाड़ी चलाते वक्त अपना डीजल और पेट्रोल बचाना है तो सबसे पहले आप क्या करो? अपने गाड़ी के स्पीड को बहुत ही नॉर्मल रखो, ना ही बहुत ही कम, ना ही बहुत ही तेज़ी, एकदम नॉर्मल रखो, मॉडरेट रखो, नॉर्मल, एकदम आराम से चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं, तब आपका गाड़ी का पेट्रोल या फिर डीजल बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखो, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर वी हैव टू वेट। यदि आपको कहीं पे वेट करना पड़ रहा है, जैसे ट्रैफिक लाइट में, या फिर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं गाड़ी रोड के किनारे लगा के, तो उस समय पे आपको गाड़ी का इंजन जो है कम से कम बंद कर देना चाहिए, ताकि आपका डीजल और पेट्रोल बच सके गाड़ी का। ठीक है, उसके बाद इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आप ये देखें कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका जो टायर का प्रेशर है, यानी कि टायर में आपका पूरा का पूरा अच्छी तरीके से हवा होना चाहिए। अच्छा, आपने कभी गौर किया, जब आपके साइकिल का हवा निकल जाता है तो आपको साइकिल चलाने में बहुत भारी लगता है। ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि आपके साइकिल में हवा नहीं है और वो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। वही चीज़ हमारे गाड़ी में होता है। गाड़ी में जब हवा कम हो जाता है तो हमारे गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है,
और उसके लिए हम लोग करते क्या है, ज़्यादा ज़ोर से एक्सीलेटर दबाते हैं, और ज़्यादा ज़ोर से हम लोग एक्सीलेटर दबाते हैं तो उस समय पे हमारा ज़्यादा पेट्रोल और डीजल खर्च होता है। इसीलिए कहा गया है कि जब आप गाड़ी चलाएं तो ये देख लीजिए कि आपके गाड़ी का जो प्रेशर है टायर का वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपके गाड़ी में जो टायर लगे हुए हैं उसका हवा बिल्कुल ही भी एक्यूरेट होना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए, तभी आपका अच्छे मात्रा में डीजल और पेट्रोल बच पाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और सबसे लास्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप हमेशा अपने गाड़ी का मेंटेनेंस करते रहिए, यानी कि कुछ टूट फूट गया, कहीं पे इंजन में खराबी आ गया, उसको समय समय पर चेक भी करते रहिए, तभी जाकर हम लोग एक अच्छे नागरिक के साथ साथ अच्छे तरीके से हम लोग अपने डीजल पेट्रोल को बचा भी सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा टिप्स जो कि PCRA हम लोगों को देता है। ठीक है, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर कम्प्लीटली खत्म होता है। तो ये था हमारा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। क्या इस चैप्टर में आप कहीं पर कोई दिक्कत, हर एक चीज़ समझ में आया? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कहीं भी डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।